हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सुपर्णा और मैं आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो बोर मॉडल है ना उसके बारे में कुछ बोलूँगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मेरी जो पहली वीडियोस आए थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल, वो तो आपने देखे ही होंगे। तो मैंने उस वीडियो में क्या बताया था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थे। तो वो जो लिमिटेशंस थे वो किसने दूर किया ना, नील्स बोर ने। तो आज हम वही नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो पहली जो वीडियोस थे उसमें जो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल मैंने बताए थे, तो वो मॉडल को जरा हम एक बार और बोल देते हैं कि जो रदरफोर्ड ने बताया था वो एटॉमिक मॉडल क्या था ना, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें एटम की टोटल पॉजिटिव चार्ज उसमें जमा हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है। तो ये था रदरफोर्ड की न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मॉडल दिया उस मॉडल के जरिए एटम की जो स्टेबिलिटी है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पिछले वाली वीडियो में तो आपने देखे ही होंगे। हाँ, तो और क्या लिमिटेशंस था, एक तो स्टेबिलिटी, उन्होंने एटम की जो स्टेबिलिटी है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जो है उन्होंने एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है, हाँ मेरी पिछली वीडियो में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर है तो वो तो आप जरूर देखे ही होंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था ना उसमें एनर्जी लेवल्स का कोई अता पता नहीं था। हाँ, तो नील्स बोर ने ये सब कुछ सॉल्व किया और आज हम नील्स बोर की एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। पर अगर आपको ये नील्स बोर की एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से सीखना है तो आपको ये वीडियो एकदम फास्ट टू लास्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, आपको कॉपी और पेन लेना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे डेरिवेशंस आने वाला है और बहुत सारा कैलकुलेशंस भी हैं। तो आप प्लीज पेन और कॉपी ले लीजिए, वो कैलकुलेशंस लिख लेना जरूर, ठीक है। और एंड तक आप ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो फट से फट आपको पता चल जाएगा, और लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं नील्स बोर की एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला वाला जो पोस्टुलेट्स है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो बोर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in some particular orbits having fixed energy। मतलब रदरफोर्ड ने जो बताया था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किस किस ऑर्बिटल में घूमेंगे। तो एटम की जो रेडियस है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। पर नील्स बोर ने क्या किया, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात तो ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कुछ ऑर्बिट्स में घूमता है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है। मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में घूमेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि रदरफोर्ड की मॉडल में हमने देखे थे लिमिटेशंस में क्या देखे थे कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई चार्ज स्पीसीज मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन, देन वो स्पीसीज
एनर्जी धीरे धीरे एमिट करता है। तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज स्पीसीज है, वो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो वो तो चार्ज स्पीसीज है एंड अंडर एक्सेलरेशन ये घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये इसे क्या करना है, इसे एनर्जी लॉस करना है, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ये था रदरफोर्ड का लिमिटेशंस। तो नील्स बोर ने ये दूर कर दिया। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो कोई एनर्जी लॉस भी नहीं करेगा, कोई एनर्जी गेन भी नहीं करेगा। ये फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स है और इसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नंबर 2 उन्होंने क्या बोला, नंबर 2 उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है न्यूक्लियस की चारों ओर तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में घूमेंगे। अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये है डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, ए पे इलेक्ट्रॉन है, ए पे इलेक्ट्रॉन है। ये जो एनर्जी लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये तीनों एनर्जी लेवल्स हम n इक्वल टू 1, 2, 3 ये नाम देते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तब ये कोई एनर्जी लॉस भी नहीं करेगा, कोई एनर्जी गेन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑर्बिट्स का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। पर जब इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी इस ऑर्बिट का एनर्जी E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, तो क्या होगा, जब n1 स्टेट में रहेगा, n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में रहेगा तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 होगा। जब ये n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में रहेगा तब इसका एनर्जी E2 होगा। जब 3 में रहेगा तब E3 होगा। पर इसके बीच जो जगह है इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, तो when electron jumps from lower to higher energy state, then it absorbs energy and when it goes to higher to lower energy state, then it emits energy. ठीक है, कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज करेगा और एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, अगर ये n1 से n2 तक जा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी कितना अमाउंट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज करेगा वो कौन डिसाइड करेगा ना, E2 माइनस E1। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है, मेन पोस्टुलेट्स है। तो अगर ये आप लिख लिए हैं तो हम ऊपर वाला हिस्सा पूछ देते हैं। इसके बाद थर्ड जो पोस्टुलेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उन्होंने क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर
ऑर्बिटल मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। ठीक है, mvr क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। m is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius of the orbit, and this equal to nh/2π। h is the Planck's constant, and ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये पहला ऑर्बिट में घूम रहा है तब क्या होगा? mvr मतलब L1 पहला ऑर्बिट में इसका जो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम होगा n1 वो क्या होगा? h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में जब ये घूमेगा तब इसका L वैल्यू क्या होगा? L2 इक्वल टू 2h/2π। L3 क्या होगा? 3h/2π। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो mvr है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। हाँ, n का जो वैल्यू है ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। 1 अगर 1 और 2 और 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n का जो वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये एक इक्वेशन है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं mvr इक्वल टू nh/2π। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो कि हमें रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहीं पे एक जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका वेलोसिटी अगर v है, v वेलोसिटी में ये घूम रहा है, तो इस सेंटर की ओर इसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स इन दोनों के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस की ओर, और जब ये घूम रहा है तो सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है तो ये दो फोर्स एक दूसरे के समान होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दो चार्ज किसी से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर Q1 एक चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है, इसका डिस्टेंस r है, तो फोर्स इसके बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अगर ये ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर ये सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये है इलेक्ट्रॉन, अगर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है तो चार्ज क्या होगा? Ze। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या होगा? Fe 1/4πε0 Z into E² by r²। r is the radius of fast Bohr orbit। ठीक है, हाँ, ये r है, डिस्टेंस r है।
तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किसके साथ ये समान होगा? इस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। वो क्या है? mv² बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r। तो ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। एक है mvr इक्वल टू mh/2π और ये है दूसरा इक्वेशन जो कि 1/4πε0 z² इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। ये जो दो इक्वेशन हमने पाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इस दो इक्वेशन को लेके हम बहुत सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना और नोट कर लेना। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? r कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका रेडियस क्या है, मतलब ये न्यूक्लियस की कितनी डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो हम r कैलकुलेट करेंगे। तो एक इक्वेशन ये है और एक है 1/4πε0 z/e² by r इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। तो ये दो इक्वेशन हमने पाया। अब हम कैलकुलेशन ऑफ r। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ r। तो ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो पहले हम ये ले लेते हैं, इसका ना स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या होगा? m² v² r² इक्वल टू n² h² बाई 4π²। अब इसमें ना ये दो इक्वेशंस को हम यूज करके r की वैल्यू निकालेंगे। तो mv² इंटू m r² n² h² डिवाइडेड बाई 4π²। ठीक है, इस mv² की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 z² डिवाइडेड बाई r इंटू ये जो r है mv² इक्वल टू then r then m r² n² h² डिवाइडेड बाई 4π²। 4π निकाल देते, सॉरी तो निकाल देते, एक तो रहेगा, ये r निकल रहा है। ठीक है, तो सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यह ना r² होगा। वो जो मैंने फोर्स बताया था ना, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F वो होगा O 4πε0 z/e² बाई r²। ठीक है, तो ये r² होगा। तो एक इसमें से जाएगा तो क्या होगा? z/e² डिवाइडेड बाई ε0। यहाँ m है, r है और यहाँ n² है, a² है, नीचे पाई है। तो यहाँ से r आएगा n² h² डिवाइडेड बाई z/e² πε0। ये है हमारे वैल्यू ऑफ r। इसमें क्या है? h² ε0 e² पाई ये सब कांस्टेंट है और n² बाई z। A is called principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या है? ये जो नंबर ऑफ शेल्स है इसकी नंबर है n, 1 2 3 एंड सो ऑन। z क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है,
अगर ये हाइड्रोजन सिस्टम हमने लिया तो Z का वैल्यू 1 होगा, N का वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होगा, R फॉर हाइड्रोजन R इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम इन जनरल ये लिख सकते हैं कि R इक्वल टू 0.0529 N² divided by Z angstrom, नैनोमीटर। ये है हमारे वैल्यू ऑफ R। ठीक है, अगर हीलियम सिस्टम दिया, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस में क्या है, Z इक्वल टू 2 बैठेगा। अगर N इक्वल टू 1 है तो N इक्वल टू 1 होगा, Z इक्वल टू 2 है क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 2 है तो Z इक्वल टू 2 बैठा देंगे, फिर हम ये R कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब सबने लिख लिया ना कि कैसे हम R की वैल्यू कैलकुलेट किया है। यहाँ पे ना करेक्शन कर लेना थोड़ा, क्योंकि हमें याद नहीं हमने ये स्क्वायर दिया है कि नहीं, क्योंकि हमने तो पूछ दिया पहले वाला हिस्सा। तो ये पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी इक्वेशन में R स्क्वायर होगा, हाँ, 1/4πε0 Z इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू mv स्क्वायर बाई R। ये जरा करेक्शन कर लेना। ठीक है, अगर मैंने गलत लिखी हो तो, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने तो पहले वाला हिस्सा टोटली पूछ दिया है। तो ठीक है, ये हाँ R की कैलकुलेशन। तो अब हम यही से पूछ देते हैं। R का वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर यह पे हम V कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो mv, R का वैल्यू हमने निकाल लिया, n² h² ε0 पाई e² z, ये है R का वैल्यू इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है ना, तो हम यहीं से R का वैल्यू बिठा दिया, तो हम V कैलकुलेट कर लेंगे। तो V क्या होगा, nh डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई इंटू e² z n² e² ε0 यहाँ पे इंटू n। ठीक लिखी ना मैंने, देख रहे हैं ना। तो पाई स्क्वायर z ऊपर जाएगा और नीचे आएगा n² ε0 और nh बाई 2 पाई है, n यहीं पे जाएगा। ठीक है, तो पाई पाई हम निकाल देते हैं, nh निकाल देते हैं, तो z इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 nh ε0। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, z इंटू स्क्वायर 2 nh ε0 एंड n, ये है वेलोसिटी। ठीक है, अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड देन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इसमें अगर हम लिख दें ये जो mv² है, तो mv² की जगह में अगर हम ऐसे लिख देते हैं z इंटू e² 4 पाई ε0 r², देन z इंटू e² डिवाइडेड बाई 8 पाई ε0 इंटू r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन को इस फास्ट ऑर्बिट में लिया है तो हमें कितना अमाउंट वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस पोजीशन। तो हम लिखते हैं, मानो
इंफिनिटी डिस्टेंस से हम r डिस्टेंस में ला रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसे हम बाहर भेज देते हैं, इंफिनिटी टू आर। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ठीक है। तो ये पूछ देते हैं, तो होगा -z² 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से जब r डिस्टेंस में ये रिवॉल्व कर रहा है कोई स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के वक्त इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है ये, और पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर हम मिला दे तो हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ये प्लस ये, तो z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस माइनस ऑफ z इंटू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, क्या होगा, -2 z इंटू ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। ये तो है हमारा टोटल एनर्जी। तो देखिए ये जो टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया, ये नेगेटिव साइन आया, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये नेगेटिव साइन। तो क्या है इसका मीनिंग, एक्चुअली जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस में ये फर्स्ट ऑर्बिट में ले आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन करना है, सिस्टम के ऊपर काम करना है। तो कुछ एनर्जी हमें देना होगा। जब हम ये इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देंगे, हाँ, तब ये जो एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये वर्क डन कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल एनर्जी। आपने सब ये नोट कर लिया ना, तो मैंने टोटली पूछ दे रही हूँ, बिकॉज इसके बाद जो कैलकुलेशंस आएगा वो होगा एनर्जी गैप की कैलकुलेशन, और हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, तो स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं उसका जो कैलकुलेशन है, वो पहले पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हमने बहुत कुछ बोले हैं, पर वहीं पे ना कैलकुलेशंस हमने नहीं दिखाया है, क्योंकि कैलकुलेशंस ये बोर मॉडल के बाद ही हमें समझ में आएगा टोटल एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे आते हैं, उसका जो कैलकुलेशंस है। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जो रीडबर्ग कांस्टेंट कैसे आ रहा है वो सब हम बताएंगे, ठीक है। तो ये पूछ देते हैं, टोटल एनर्जी तो हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब मानो ये U1 है और ये U2 है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है और यहां से यहां लौटता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है। कैसे एनर्जी रिलीज करता है ना, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो
माइनस E1 दिस इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, ये जो अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा और एब्जॉर्ब करेगा एट द टाइम ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, तब ये जो एनर्जी गैप है दोनों स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू। ठीक है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आया, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बोल दिया, अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये जो इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने टोटल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये तो E2 माइनस E1 है इक्वल टू h न्यू। तो क्या होगा, R का वैल्यू है ये एनर्जी, टोटल एनर्जी हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, तो R का वैल्यू हमने पुट करना है। तो E कैसा होगा, माइनस जेड इंटू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0, R का वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई जेड पाई n स्क्वायर। तो क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर n e टू द पावर 4, यहाँ पाई पाई हो जाएगा 8 एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन किया ना मैंने, z इंटू ए स्क्वायर, तो z स्क्वायर e टू द पावर 4 m 8 एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1, तो यहाँ पे N2 और N1 बिठेगा, तो E2 माइनस E1 क्या होगा, माइनस, अगर ये हम कॉमन ले लेते हैं 4 8 एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर E2, तो पहले 1 बाई N1 अगर करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी है माइनस नेगेटिव साइन, तो अगर E1 के पहले N1 के पहले नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए अगर ये वैल्यू हमने कॉमन ले लिया तो 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये Z, एक अगर हाइड्रोजन है तो Z1 होगा, हीलियम है तो Z2 होगा, अगर हमने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है तो Z इक्वल टू 1 होगा। M हम जानते हैं, E जानते हैं, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, तो हम E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्सॉर्ब कर रहा है, जब ये E2 से U1 आ रहा है तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो E2 माइनस E1 है ये क्या है, इक्वल टू h न्यू है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम इजीली इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो वो जो लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है तो वो लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, और हम जानते हैं C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और वेव नंबर क्या है, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो C बाई न्यू इक्वल टू लैम्डा, देन लैम्डा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई C। तो H इक्वल टू H इंटू न्यू की जगह अगर हम न्यू बार हम निकाल सकते हैं, तो न्यू बार हम कैसे निकालेंगे, तो न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई C, तो H न्यू बार C, मतलब
यहीं से हम न्यू बार निकाल सकते हैं कि वेव नंबर क्या है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा तो वो कैसा वेवलेंथ होगा उसका, तो ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़े थे जब, तब क्या देखे थे, डिफरेंट सीरीज देखे थे। हाँ, लेमैन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, फॉन्ट। हाँ, तो ये पांचों सीरीज देखे थे। तो वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर बहुत सारा एनर्जी लेवल्स है। तो इलेक्ट्रॉन n = 1, n = 2, n = 3। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां लौट रहा है, यहां से यहां लौट रहा है। ठीक है, तो हमने कितने सारे सीरीज पढ़े थे, लीमैन सीरीज। फिर पढ़े थे कि बामर, फिर पैशन, फिर ब्रैकेट, फॉन्ट सीरीज। ठीक है, तो ये पांचों सीरीज हमने पढ़े हैं। तो लीमैन सीरीज क्या है, ये जो n1 की वैल्यू है, ये n1 की वैल्यू अगर 1 हो तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बामर सीरीज में n1 का वैल्यू अगर 2 है तो n2 का वैल्यू क्या होगा, n1 का वैल्यू 2 तो n2 का वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ये जो है ये यूवी में है, बामर क्या है, विजिबल में है, और ये तीनों आईआर में है, आईआर रेंज में है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन की जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैलकुलेशंस के जरिए, जी कैसे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ रहा है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। और ये जो हाइड्रोजन की डिफरेंट स्पेक्ट्रा, डिफरेंट सीरीज हमें दिखता है, तो ये किस किस वेवलेंथ में आएगा, ये टोटल हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नील्स बोर का ये जो मॉडल था ये बहुत ही एक्सेप्टेबल था, हाँ बहुत ही अच्छा मॉडल था, पर इनका भी कुछ कुछ लिमिटेशंस था। नंबर 1 लिमिटेशन क्या है, नंबर 1 लिमिटेशन है इसका जो मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ही एप्लीकेबल था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम में है वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे। पर जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो रहा था, मानो हीलियम, फिर लिथियम, हाँ जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस सिस्टम में ये बोर मॉडल काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी लेवल्स बहुत सारे थे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन के इतने सारे लाइंस आते हैं, तो मानो ये जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो कितना सारा लाइंस आएंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। नंबर 2 लिमिटेशंस क्या था, नंबर 2 लिमिटेशंस था ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन के देखते हैं ना, तो जब ये सिस्टम को हम कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रम हम दिखते हैं हाइड्रोजन के, वो जो लाइंस आते हैं वो और ज्यादा स्प्लिट हो जाते हैं और ज्यादा फाइनली स्प्लिट हो जाते हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में हाइड्रोजन को मतलब सिस्टम को रखें। तो ये जो ये स्प्लिट हो रहा है स्पेक्ट्रम, ये दोनों फील्ड के अंदर, ये नील्स बोर ने नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये था नंबर 2 लिमिटेशन। नंबर 3 लिमिटेशन क्या था, उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया, कैसे ये हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम आ रहे थे, वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था वो इन्होंने जो इतना सारा कैलकुलेशंस किया, हाँ उनसे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। पर उन्होंने एक चीज नहीं बता पाए, वो क्या है, वो केमिकल बॉन्डिंग, मतलब दो एटम के अंदर कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोल पाया। तो ये नंबर 3 लिमिटेशंस था।
तो बोर मॉडल ने बहुत कुछ हमें सिखाया। एक तो उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। मान लो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, पर ये ज्यादा एक्सेप्टेबल था। रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल गलत नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल था, पर एक दिन में तो रिसर्च खत्म नहीं होते ना, तो रिसर्च तो चलता ही रहेगा। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल जब रदरफोर्ड ने दिया था, तो उसकी लिमिटेशंस को पकड़ के नील्स बोर ने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। तो नील्स बोर ने इतना सारा हमें बताया, और इसके बाद जो है, इसके बाद भी बहुत सारा एटम के ऊपर काम हुआ, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ। तो आपके सिलेबस में अभी तक ये नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल तक ही है, तो अच्छी तरह से आप ये कैलकुलेशन समझ लेना। हाँ, तो इसके ऊपर ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपकी जो बोर्ड एग्जाम है और जेई है और नीट में है, तो हर एक एग्जाम में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की चैप्टर से 2 या 3 सवाल तो आते ही है। तो ये अच्छी तरह से कैलकुलेशन समझ लेना। हाँ, क्योंकि शॉर्टकट अगर शॉर्टकट तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो सकता है। तो ये कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से समझ लेना, और इस कैलकुलेशंस के ऊपर बेस करके बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है। तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे, हाँ, उसमें हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और टोटल जब ये चैप्टर खत्म होगा, तब हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस आंसर को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टोटल वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो, अगर हम नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाना चाहे तो झटपट से आपको पता चल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुआ, और ये जो हमने एनर्जी लेवल्स बताए हैं आपको, तो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किस एनर्जी लेवल में कितना नंबर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक एलिमेंट का, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो वो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, उस सारी एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, मतलब कितने सारी एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर, उसके एटम के अंदर, और वो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सारी चीज जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।